नमस्कार दोस्तों। और एक बार फिर से स्वागत है आपका डिस्कवर विद निखिल। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकलने वाले हैं जो शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी सफ़र हो सकता है। यह सफ़र है खुद को जानने, खुद को जीतने और खुद को तराशने का। यह सफ़र है अनुशासन का। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर असीम क्षमता है, आपके सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति आपको बार बार पीछे खींचती है। आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, लेकिन अलार्म बंद करके वापस सो जाते हैं। आप रोज व्यायाम करने का वादा करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में आपका जोश ठंडा पड़ जाता है। आप अपने जरूरी कामों को टालते रहते हैं और फिर डेडलाइन आने पर तनाव में आ जाते हैं। अगर आपकी कहानी भी कुछ ऐसी है, तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज की इस भागदौड़ भरी डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में अनुशासित रहना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। हमारा ध्यान हजारों दिशाओं में बटा हुआ है और इच्छा शक्ति एक कमजोर धागे की तरह टूट जाती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ, ये अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं बल्कि एक कला है, एक विज्ञान है जिसे सीखा जा सकता है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके और आपके सपनों के बीच की दूरी को काटने वाला पुल अनुशासन ही है। इन्हीं सवालों को जवाब देती है एक बहुत शक्तिशाली किताब जिसका नाम है हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, और इसके लेखक हैं शेल्डन होवे। यह किताब हमें बताती है कि अनुशासन का मतलब खुद को तकलीफ देना या जिंदगी को बेरंग बनाना नहीं, बल्कि इसका असली मतलब है अपनी जिंदगी को स्टीयरिंग व्हील अपने हाथों में लेना। यह आपको आज की छोटी छोटी खुशियों के बदले में कल की बड़ी और स्थायी सफलता को चुनने की शक्ति देता है। हम इस ऑडियो बुक में न सिर्फ शेल्डन होवे को बताए सिद्धांतों को समझेंगे, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी में उतारने के लिए व्यवहारिक कदम और मनोवैज्ञानिक तकनीकों को भी जानेंगे। और इस सफर को और भी दिलचस्प बनाने के लिए हम एक काल्पनिक किरदार ऋतिक की कहानी का सहारा लेंगे। ऋतिक एक आम नौजवान है जो हमारी और आपकी तरह ही आलस, टाल मटोल और आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहा। हम देखेंगे कि कैसे यह किताब उसकी मार्गदर्शक बनती है और वह कैसे अनुशासन के सिद्धांतों को अपनाकर अपनी साधारण सी जिंदगी को एक असाधारण कहानी में बदल देता है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की सबसे जरूरी कला सीखने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदलने के लिए? अगर हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं यह रोमांचक और जीवन बदलने वाला सफर, हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, सिर्फ डिस्कवर विद निखिल पर। चैप्टर 1, अनुशासन का असली मतलब खुद पर शासन। दोस्तों, अपनी जिंदगी की कहानी में एक नया अध्याय शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले उस शब्द को समझते हैं जो इस पूरी कहानी का नायक है, डिसिप्लिन। जब आप यह शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? क्या आपको एक सख्त मिलिट्री कमांडर की तस्वीर दिखती है जो कठोर नियमों की बात कर रहा है, या फिर आपको अपनी पसंदीदा मिठाई को न खाने का दर्दनाक ख्याल आता है? अगर ऐसा है तो शेल्डन होवे इस किताब के पहले ही अध्याय में आपकी इस धारणा को तोड़ देते हैं। वह हमें बताते हैं कि अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना, अपनी खुशियों का गला घोटना या अपनी जिंदगी को बेरंग बनाना बिल्कुल नहीं है। अनुशासन का असली, गहरा और शक्तिशाली मतलब है खुद पर शासन करना। सोचिए, एक देश को चलाने के लिए एक शासन प्रणाली की जरूरत होती है ताकि वहां अराजकता न फैले और सब कुछ व्यवस्थित रहे। ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी को सही दिशा में चलाने के लिए हमें एक आंतरिक शासन प्रणाली की जरूरत होती है, और उसी का नाम है अनुशासन। यह आपको आपकी भावनाओं, अपनी इच्छाओं और अपनी आदतों का गुलाम बनने से बचाता है और आपको अपनी जिंदगी का मालिक बनाता है। आइए इसे अपने किरदार ऋतिक की आंखों से देखते हैं। ऋतिक की जिंदगी में कोई शासन नहीं था, सिर्फ अराजकता थी। उसका मन ही उसका राजा था, जो उसे कभी सोशल मीडिया की रंगीन दुनिया में ले जाता था, तो कभी दोस्तों के साथ घंटों गपशप करने के लिए उकसाता था। वह जानता था कि उसे पढ़ना चाहिए, अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए,
लेकिन उसका मन हमेशा वही करना चाहता था जो आसान और मज़ेदार हो। नतीजा, वह प्रतिभाशाली होते हुए भी अपनी क्लास में पीछे रह रहा था और उसका आत्मविश्वास टूटता जा रहा था। वह अपनी ही जिंदगी में एक कैदी की तरह महसूस कर रहा था, जो अपनी ही आदतों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब उसने यह किताब का पहला अध्याय पढ़ा, तो उसे पहली बार समझ आया कि अनुशासन उसे कैद करने के लिए नहीं, बल्कि उसे आज़ाद कराने के लिए है। उसे यह टाल मटोल की आदत से आज़ाद कराएगा। यह उसे ध्यान भटकने की समस्या से आज़ाद कराएगा। यह उसे असफलता के डर और आत्मसंदेह से आज़ाद कराएगा। शेल्डन होवे एक बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं, अनुशासन लंबे समय की आज़ादी के लिए छोटी छोटी आज़ादी की त्याग है। इसका मतलब है, आज 30 मिनट सोशल मीडिया न चलाने की छोटी सी आज़ादी का त्याग करना, ताकि आप कल अपने करियर में सफल होने की बड़ी आज़ादी हासिल कर सकें। यह अध्याय हमें सिखाता है कि अनुशासन कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक मानसिकता है। यह एक निर्णय है जो आप हर दिन हर पल लेते हैं। यह मुश्किल और आसान के बीच चयन नहीं, यह जो जरूरी है और जो आप करना चाहते हैं के बीच का चयन है। ऋतिक को एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में अनुशासन की कमी का कारण उसकी इच्छा शक्ति की कमी नहीं, बल्कि एक स्पष्ट और मजबूत शासन प्रणाली की कमी थी। उसने फैसला किया कि अब से वह अपनी जिंदगी का राजा खुद बनेगा, न कि उसका चंचल मन। इस अध्याय ने ऋतिक के मन में अनुशासन की एक नई और सकारात्मक छवि बनाई। अब यह उसे एक दुश्मन नहीं, बल्कि एक ऐसा दोस्त नजर आने लगा जो उसका हाथ पकड़कर उसके सपनों तक ले जा सकता है। तो दोस्तों, इस सफर का पहला कदम है अपनी सोच को बदलना। अनुशासन को एक बोझ नहीं, एक अवसर के रूप में देखें। यह खुद को बेहतर बनाने, अपनी क्षमताओं को निखारने और अपनी जिंदगी को नया अर्थ देने का अवसर है। चैप्टर 2, प्रेरणा का धोखा और अनुशासन की हकीकत। दोस्तों, अगर अनुशासन एक गाड़ी है, तो हम में से ज़्यादातर लोग उसे चलाने के लिए प्रेरणा नाम के पेट्रोल का इंतजार करते हैं। हम सोचते हैं, आज मेरा मूड नहीं है, कल जब अच्छा महसूस होगा तब काम करूँगा। हम एक मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं और कुछ घंटों के लिए हमारी गाड़ी 200 की स्पीड से दौड़ती है, लेकिन अगले ही दिन पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो गाड़ी वहीं रुक जाती है। शेल्डन होवे इस किताब के दूसरे अध्याय में हमारी इसी सबसे बड़ी गलती पर प्रहार करते हैं। वह कहते हैं, प्रेरणा पर निर्भर रहना अपनी सफलता को किस्मत के भरोसे छोड़ने जैसा है। प्रेरणा एक भावना है और भावनाएं मौसम की तरह होती हैं, कभी धूप कभी छाँव। आप अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी कामों को मौसम के भरोसे नहीं छोड़ सकते। सफल लोग यह बात जानते हैं, वे प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, वे अनुशासन का एक ऐसा इंजन बनाते हैं जो हर मौसम में हर हाल में चलता है। आइए ऋतिक की कहानी पर वापस लौटते हैं। ऋतिक एक प्रेरणा का आदी, मतलब मोटिवेशन जंकी था। वह घंटों मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनता था, सफल लोगों की कहानियां पढ़ता और अपने कमरे में बड़े बड़े कोट्स लगाता। इन सब से उसे एक अस्थायी किक मिलती थी। उसे लगता था कि वह दुनिया जीत सकता है, लेकिन सुबह जब अलार्म बजता तो सारी प्रेरणा गायब हो जाती और वह वापस अपनी पुरानी दुनिया में लौट आता। इस अध्याय ने ऋतिक को एक कड़वी सच्चाई से रूबरू कराया। प्रेरणा आपको शुरुआत करने में मदद कर सकती है, लेकिन सिर्फ अनुशासन ही आपको अंत तक पहुंचा सकता है। लेखक हमें एक बहुत ही शक्तिशाली विचार देते हैं, कार्य करने के लिए प्रेरित होने का इंतजार मत करो, कार्य करना शुरू करो, प्रेरणा अपने आप आ जाएगी। यह एक चक्र की तरह काम करता है। जब आप कोई छोटा सा भी काम पूरा करते हैं, तो आपके दिमाग में डोपामिन नामक एक फील गुड केमिकल रिलीज होता है। यह केमिकल आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो एक्शन से प्रेरणा मिलती है, न कि प्रेरणा से एक्शन। ऋतिक ने सिद्धांत को आजमाने का फैसला किया। एक शाम उसका बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं था। उसे लग रहा था वह एक भी पन्ना नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन फिर उसे किताब की याद आई। उसने खुद से कहा, मैं सिर्फ 15 मिनट पढ़ूंगा, बस 15 मिनट। वह पढ़ने बैठा और आपको पता है क्या हुआ?
वह 15 मिनट कब 1 घंटे में बदल गए उसे पता ही नहीं चला। उस छोटे से एक्शन ने प्रेरणा के एक पूरे कुएं को खोल दिया था। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, प्रेरणा का इंतजार करना बंद करें। अनुशासन को अपना ड्राइवर बनाएं, प्रेरणा को नहीं। एक सिस्टम बनाएं, एक रूटीन बनाएं और फिर उसी पर टिके रहें। आपकी गाड़ी अपने आप चलने लगेगी। चैप्टर 3, अपने क्यों को पहचानें, उद्देश्य की शक्ति को पहचानें। हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड का तीसरा अध्याय हमें अनुशासन के सबसे बड़े शक्तिशाली ईंधन से मिलवाता है, और वह है आपका उद्देश्य यानी पर्पस, आपका क्यों यानी वाई। शेल्डन होवे हमें बताते हैं कि इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है। आप सिर्फ इच्छा शक्ति के दम पर बहुत देर तक नहीं चल सकते। जब आपकी जिंदगी की मुश्किलें आप पर हावी होंगी, जब आपका शरीर थका हुआ होगा और जब आपका मन हार मानने को कहेगा, तो सिर्फ एक ही चीज़ आपको आगे बढ़ाएगी, और वह है आपका क्यों। यह आपका क्यों ही है जो आपके अनुशासन को एक मजबूरी से एक मिशन में बदल देता है। ऋतिक के साथ भी यही हो रहा था। उसने एक टाइम टेबल बनाया, उसने अपने डिस्ट्रैक्शन को कम कर दिया था, लेकिन फिर भी वह अंदर से खाली महसूस कर रहा था। उसकी पढ़ाई उसे एक बोझ की तरह लगती थी। वह खुद से पूछता, मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ, और उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। इस अध्याय को पढ़कर उसने एक अभ्यास किया जिसे लेखक द 5 वाइज कहते हैं। यह एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी तकनीक है। आप अपने लक्ष्य को लेकर खुद से 5 बार क्यों पूछते हैं, जब तक कि आप उसकी जड़ तक नहीं पहुंच जाते। ऋतिक ने खुद से पूछा, मैं एक सफल इंजीनियर क्यों बनना चाहता हूं, ताकि मुझे एक अच्छी सुरक्षित नौकरी मिल सके। मैं एक अच्छी सुरक्षित नौकरी क्यों चाहता हूं, ताकि मैं अच्छे पैसे कमा सकूं और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकूं। मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र क्यों होना चाहता हूं, ताकि मुझे किसी पर निर्भर न रहना पड़े और मैं अपने फैसले खुद ले सकूं। मैं अपने फैसले खुद क्यों लेना चाहता हूं, ताकि मैं अपने परिवार की देखभाल कर सकूं, खासकर अपने माता पिता की, जिन्होंने मेरे पढ़ाई के लिए बहुत त्याग किया है। मैं उन्हें एक आरामदायक और गर्व भरा जीवन देना चाहता हूं। मैं उन्हें गर्व भरा जीवन क्यों देना चाहता हूं, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं और उनकी मुस्कान मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम है। इस 5वें क्यों तक पहुंचते पहुंचते ऋतिक की आंखों में आंसू थे। उसे पहली बार अपने लक्ष्य के पीछे की असली भावना का एहसास हुआ। अब उसकी पढ़ाई सिर्फ ग्रेड्स के लिए नहीं थी, यह उसके माता पिता के प्यार और त्याग के प्रति उसकी कृतज्ञता थी। यह उसका क्यों था। दोस्तों, आपका क्यों आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह वह लंगर है जो आपको शक और निराशा के तूफानों में भी स्थिर रखता है। जब भी आप हार मानने की सोचें, तो अपनी आंखों को बंद करें और अपने क्यों को याद करें। उस तस्वीर को देखें, उस भावना को महसूस करें। आपको आगे बढ़ने की ताकत अपने आप मिल जाएगी। शेल्डन हुए हमें सलाह देते हैं कि अपने क्यों को सिर्फ अपने दिमाग में ना रखें, इसे एक कागज पर लिखें, इसका एक विजन बनाएं और इसे हर दिन देखें। इसे अपने अनुशासन का ध्रुव तारा बना लें। चैप्टर 4, बाधाओं की दीवार और इफ देन रणनीति। दोस्तों, हमने अनुशासन का मतलब समझ लिया, प्रेरणा के धोखे को जान लिया और अपने क्यों की ताकत को भी पहचान लिया। अब ऋतिक अपनी यात्रा के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, उसे एक बड़ी और मजबूत दीवार का सामना करना पड़ा। यह दीवार थी बाधाओं और डिस्ट्रैक्शंस की। यह वह दीवार है जिससे हम सब टकराते हैं। यह आलस की ईंटों, टाल मटोल के गारे और सोशल मीडिया के अंतहीन शोर से बनी है। इस दीवार को कैसे तोड़ा जाए। शेल्डन होवे हमें एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक हथियार देते हैं, जिसे वे इफ देन प्लानिंग कहते हैं। यह तकनीक कहती है कि आप सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही ध्यान न दें, बल्कि उन सभी संभावित बाधाओं पर भी ध्यान दें जो आपके रास्ते में आ सकती हैं, और उनसे निपटने के लिए पहले से ही एक योजना बना लें। इसका फॉर्मेट बहुत सरल है।
अगर इफ मतलब बाधा आती है तो देन मैं यह काम करूंगा। आइए ऋतिक की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि उसने इस हथियार का इस्तेमाल कैसे किया। ऋतिक ने एक डायरी उठाई और अपनी सबसे बड़ी बाधाओं की एक सूची बनाई। पढ़ाई के दौरान फोन चेक करने की इच्छा, सुबह बिस्तर से ना उठ पाना, दोस्तों का अचानक बाहर घूमने के लिए बुलाना, मुश्किल विषय को देखकर पढ़ने का मन ना करना। फिर उसने हर बाधा के लिए एक इफ देन प्लान बनाया। अगर इफ मुझे पढ़ाई के बीच में फोन चलाने का मन करेगा तो मैं तुरंत अपनी कुर्सी से उठूंगा और 10 गहरी सांसें लूंगा। अगर सुबह अलार्म बजने पर मेरा उठने का मन नहीं करेगा तो मैं खुद से कहूंगा सिर्फ अपने पैर जमीन पर रख दो, बस इतना ही करना है। अगर मेरे दोस्त मुझे पढ़ाई के समय बाहर बुलाएंगे तो मैं उनसे विनम्रता से कहूंगा मैं 9 बजे के बाद फ्री हूँ, क्या हम तब मिल सकते हैं। अगर मुझे कोई विषय मुश्किल लगेगा तो मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए उसे पढ़ने की कोशिश करूंगा। यह तकनीक किसी जादू की तरह काम करती है। क्यों? क्योंकि यह निर्णय लेने के बोझ को आपके थके हुए दिमाग से हटाकर एक ऑटोमेटिक सिस्टम को दे देती है। जब बाधा आती है तो आपको अपनी इच्छा शक्ति से लड़ना नहीं पड़ता, आपको सोचना नहीं पड़ता अब मैं क्या करूं। आपकी योजना पहले से तैयार है, आप बस उसका पालन करते हैं। ऋतिक ने अपने इफ देन प्लान्स को अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका दिया। शुरुआत में उसे खुद को याद दिलाना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी दूसरी आदत बन गया था। अब जैसे ही फोन उठाने की इच्छा होती, उसका हाथ अपने आप रुक जाता और वह गहरी सांसें लेने लगता। उसने अपनी बाधाओं को हराने के लिए अपने दिमाग को रीप्रोग्राम कर लिया था। इस अध्याय की सीख यह है कि अनुशासन सिर्फ ताकत का खेल नहीं, यह रणनीति का खेल भी है। अपनी बाधाओं को पहचानें, उनके लिए एक योजना बनाएं और फिर उन्हें एक एक करके ध्वस्त कर दें। चैप्टर 5, छोटे कदमों का जादू, निरंतरता की ताकत। ऋतिक अब अपनी बाधाओं से लड़ने के लिए तैयार था। उसने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाया। मैं कल से रोज 5 घंटे पढ़ाई करूंगा, रोज जिम जाऊंगा और जंक फूड बिल्कुल नहीं खाऊंगा। क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा? वह पहले दिन कामयाब रहा, दूसरे दिन भी जैसे तैसे कर लिया, लेकिन तीसरे दिन वह पूरी तरह से बिखर गया। वह इतना थक चुका था कि उसने कुछ भी नहीं किया और खुद को एक असफल इंसान मानने लगा। यह हम में से ज्यादातर लोगों की कहानी है। हम बदलाव के लिए इतना उत्साहित होते हैं कि हम एक ही दिन में पहाड़ हिलाने की कोशिश करते हैं और नतीजा होता है निराशा। हाउ टू बी डिसिप्लिन का 5वां अध्याय हमें हमारी इसी गलती से बचाता है। शेल्डन होवे कहते हैं कि अनुशासन में सफलता का रहस्य बड़े नाटकीय छलांगों में नहीं, बल्कि छोटे भागों, लगभग अदृश्य लेकिन निरंतर कदमों में छिपा है। इसे छोटे कदमों का जादू कहा जा सकता है। सोचिए एक विशाल जहाज को उसकी दिशा से सिर्फ 1 डिग्री बदलने पर शुरुआत में कोई खास फर्क नहीं दिखता, लेकिन हजारों मील की यात्रा के बाद वह अपनी मूल मंजिल से सैकड़ों मील दूर पहुंच जाता है। आपकी आदतें भी ठीक इसी तरह काम करती हैं। रोज 1% बेहतर बनना आपको 1 साल में 37 गुना बेहतर बना सकता है। रोज सिर्फ 20 पेज पढ़ना आपको साल में 30 से ज्यादा किताबें पढ़ा सकता है। रोज सिर्फ 10 मिनट अपने कमरे को साफ करना आपके घर को हमेशा व्यवस्थित रख सकता है। ऋतिक ने अपनी गलती से सीखा। उसने अपने बड़ी महत्वाकांक्षाओं को छोटे करने योग्य कदमों में तोड़ा। लक्ष्य, रोज 3 घंटे पढ़ाई करना। पहला कदम, रोज सिर्फ 30 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ना। लक्ष्य, रोज जिम जाना। पहला कदम, रोज सिर्फ 15 मिनट घर पर ही कोई व्यायाम करना। लक्ष्य, जंक फूड छोड़ना। पहला कदम, अपनी डाइट से सिर्फ एक चीज, कोल्ड ड्रिंक को हटाना। यह कदम इतने छोटे थे कि उन्हें न करने का कोई बहाना ही नहीं था। ऋतिक ने खुद से कहा, कोई भी 30 मिनट तक तो पढ़ ही सकता है। इतने छोटे कदमों से उसे हर दिन एक जीत का एहसास होता। यह जीत उसके आत्मविश्वास को बढ़ाती और उसे अगले दिन फिर से वही काम करने के लिए प्रेरित करती।
धीरे धीरे उसने इन छोटी आदतों पर अपनी गति बनाई और कुछ ही महीनों में वह अपने बड़े लक्ष्यों को भी आसानी से हासिल करने लगा। दोस्तों, यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें पूर्णता का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें बस शुरुआत करनी है, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। एक बूंद पानी में कोई ताकत नहीं होती, लेकिन जब बूंद बूंद लगातार एक ही पत्थर पर गिरती है तो वह उसमें भी छेद कर देती है। यह निरंतरता की ताकत है। चैप्टर 6, माइंडसेट और पहचान की भूमिका। अब हम अनुशासन की यात्रा के सबसे गहरे और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ चुके हैं। यह वह पड़ाव है जहां अनुशासन सिर्फ एक काम नहीं रहता, बल्कि आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। शेल्डन होवे कहते हैं कि स्थायी बदलाव के लिए सिर्फ अपने व्यवहार को बदलना काफी नहीं है, आपको अपनी सेल्फ इमेज और अपने माइंडसेट को भी बदलना होगा। आपका दिमाग आपकी पहचान के खिलाफ काम नहीं कर सकता। अगर आप अंदर से खुद को एक आलसी व्यक्ति मानते हैं, तो आप दुनिया के अच्छे टाइम टेबल के बावजूद भी आलस करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे। अगर आप खुद को गणित में कमजोर मानते हैं, तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपका दिमाग मुश्किल सवालों को देखकर हार मान लेगा। सच्चा अनुशासन तब आता है जब आप अपनी पहचान को अपने लक्ष्यों के साथ जोड़ लेते हैं। ऋतिक अब अपने व्यवहार को बदल रहा था। वह रोज पढ़ रहा था, व्यायाम कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह अभी भी खुद को वही पुराना आलसी ऋतिक मानता था। उसे डर था कि वह कभी भी अपनी पुरानी आदतों में वापस जा सकता है। इस अध्याय ने उसे अपनी पहचान पर काम करने के लिए प्रेरित किया। उसने सचेत रूप से अपनी भाषा और अपनी सोच को बदलना शुरू किया। वह अब यह नहीं कहता था कि मुझे पढ़ाई करनी है। वह कहता था, मैं एक अनुशासित छात्र हूँ। वह यह नहीं कहता था कि मैं जंक फूड छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वह कहता था, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ जो अपने शरीर का सम्मान करता है। वह यह नहीं सोचता था, आज जिम जाने का मन नहीं है। वह सोचता था, एक एथलीट क्या करेगा, वह जाएगा। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं। हर बार जब ऋतिक खुद को एक अनुशासित छात्र कहता, तो वह अपने दिमाग को एक सबूत दे रहा था, और जब वह पढ़ने बैठता तो वह उस पहचान को और मजबूत कर रहा था। यह एक शक्तिशाली चक्र है। आपकी पहचान मतलब आपके कार्य, मतलब आपकी पहचान को मजबूत करना। लेखक हमें सलाह देते हैं कि हम अपने कार्यों के आधार पर अपनी पहचान बनाएं। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं, तो रोज एक पेज लिखें। अब आप लेखक हैं। अगर आप एक धावक बनना चाहते हैं, तो आज दौड़ने जाएं। अब आप एक धावक हैं। आपको किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उस पहचान के अनुरूप कार्य करना है। ऋतिक ने इस सिद्धांत को पूरी तरह से अपना लिया। उसने खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर दिया जो चुनौतियों से प्यार करता है, जो निरंतरता में विश्वास करता है और जो अपने वादों को कभी नहीं तोड़ता। यह बदलाव उसके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब अनुशासन कोई एक ऐसी चीज नहीं थी जो वह करता था, यह वह चीज थी जो वह था। चैप्टर 7, अनुशासन और सामाजिक समर्थन। अनुशासन की यात्रा अक्सर एक अकेली यात्रा लगती है। यह एक लड़ाई है जो हम अपने मन के अंदर लड़ते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम इसे अकेले ही लड़ना है? हाउ टू बी डिसिप्लिन का 7वां अध्याय हमें याद दिलाता है कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है। हम अकेले में उतने मजबूत नहीं होते जितना एक समूह में होते हैं। शेल्डन होवे कहते हैं कि सामाजिक समर्थन यानी सोशल सपोर्ट और अकाउंटेबिलिटी आपके अनुशासन को कई गुना बढ़ा देती है। जब आप अपने लक्ष्य सिर्फ अपने तक रखते हैं, तो उन्हें छोड़ना बहुत आसान होता है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जब आप अपने लक्ष्यों को किसी और के साथ साझा करते हैं, तो एक सकारात्मक सामाजिक दबाव पैदा होता है। आप सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि उस व्यक्ति को भी निराश नहीं करना चाहते। ऋतिक अपनी इस यात्रा में अब तक अकेला चल रहा था। उसने अपनी कमजोरियों के बारे में किसी को बताने में शर्म आती। उसे डर था कि वह असफल हो गया तो लोग उस पर हंसेंगे। लेकिन इस अध्याय में उसे एक नया दृष्टिकोण दिया। उसने हिम्मत करके अपने सबसे अच्छे दोस्त समीर को अपनी पूरी योजना के बारे में बताया। उसने समीर से कहा, मैं अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ।
और मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मेरे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनोगे? मैं तुम्हें हर रात अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजूंगा और अगर मैं कभी अपने रास्ते से भटकूं तो मुझे वापस खींच लाना। समीर ने न सिर्फ हाँ कहा, बल्कि वह ऋतिक का सबसे बड़ा चीयर लीडर बन गया। जब ऋतिक को पढ़ने का मन नहीं करता तो समीर उसे उसे क्यों की याद दिलाता। जब ऋतिक कोई छोटा लक्ष्य पूरा करता तो समीर सबसे पहले उसे बधाई देता। वे दोनों एक साथ लाइब्रेरी में पढ़ने जाने लगे, जिससे पढ़ाई एक मजेदार गतिविधि बन गई। इस सामाजिक समर्थन ने ऋतिक के अनुशासन में एक नई जान डाल दी। अब वह अकेला नहीं था, उसे पता था कि कोई है जो उसकी परवाह करता है, जो उसकी सफलता चाहता है। लेखक हमें अपने जीवन में ऐसे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर खोजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह आपका दोस्त, आपका जीवन साथी, आपके भाई बहन या कोई मेंटोर भी हो सकता है। इसके अलावा अपने जैसे लोगों का एक समूह खोजना भी बहुत शक्तिशाली हो सकता है। अगर आप दौड़ना शुरू करना चाहते हैं तो एक रनिंग ग्रुप में शामिल हो। अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं तो एक राइटर्स वर्कशॉप में जाएं। जब आप ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जिनके लक्ष्य आपके जैसे ही होते हैं तो अनुशासन कंटेजियस हो जाता है। उनकी ऊर्जा आपको प्रेरित करती है और आपका संघर्ष उन्हें प्रेरित करता है। ऋतिक ने सीखा कि मदद मांगना कमजोरी की नहीं बल्कि ताकत की निशानी है। यह स्वीकार करना है कि आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते और इसमें कोई बुराई नहीं है। कंक्लूजन, अनुशासन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड की इस अद्भुत और ज्ञानवर्धक यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। हमने ऋतिक के साथ मिलकर अनुशासन के हर पहलू को समझा, उसकी चुनौतियों को जाना और उसकी जीतों को जश्न मनाया। हमने सीखा कि अनुशासन कोई सजा नहीं बल्कि खुद को दिया गया सबसे कीमती तोहफा है। यह हमें आज़ादी देता है, बुरी आदतों से, टाल मटोल से और एक औसत ज़िंदगी जीने की मजबूरी से। हमने प्रेरणा के धोखे को समझा और जाना कि असली ताकत निरंतरता में है, न कि कभी कभार आने वाले जोश में। हमने अपने क्यों की शक्ति को पहचाना, जो हमें हर मुश्किल में रास्ता दिखाने वाले ध्रुव तारे की तरह है। हमने इफ देन रणनीति जैसे मनोवैज्ञानिक हथियारों से अपनी बाधाओं को ध्वस्त करना सीखा। हमने छोटे छोटे कदमों का जादू देखा, जो समय के साथ कंपाउंड होकर बड़े बड़े चमत्कार करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, हमने अपनी पहचान को बदलकर अनुशासन को अपने अस्तित्व का हिस्सा बनाना सीखा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हाउ टू बी डिसिप्लिन पर यह ऑडियो बुक आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव की चिंगारी लाएगा। अगर इसने आपको प्रेरित किया तो इस चिंगारी को दूसरों तक भी पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें, इसे उन दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है। और डिस्कवर विद निखिल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ज्ञान और प्रेरणा का यह सफ़र मिलकर जारी रख सकें। आप अगला ऑडियो बुक किस किताब पर सुनना चाहते हैं, नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। आपका हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत कीमती है। मिलते हैं अगले सफ़र में एक नई किताब, एक नई कहानी और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक अनुशासित रहें, प्रेरित रहें और यह कभी न भूलें कि आपके अंदर दुनिया को बदलने की ताकत है। धन्यवाद।